हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, करंट अफेयर्स की जो जर्नी को हमने शुरू किया था, अभी तक हम शायद 4 वीडियोस देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें वीडियो की ओर। पिछली क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, हमने कुछ इस तरह की बातें हम कर रहे थे कि कैसे एमआरटीपी का जो रूप था और सीसीआई के रूप था, उसमें किस तरह का परिवर्तन आया है। फ्रॉम बीइंग अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर, it has become a facilitator. हमने ये पढ़ा था कि पहले क्या होता था कि अगर किसी की डोमिनेंट पोजीशन हो जाती थी तो उसी से परेशानी हो जाती थी एमआरटीपी को। आज की डेट में डोमिनेंट पोजीशन से कोई परेशानी नहीं है, until unless you are not abusing it. So CCI takes an action only if there is an abuse of dominant position. अगर कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है तो ही उसके ऊपर में सीसीआई एक्शन लेता है। थोड़ा सॉफ्टर स्टैंस सीसीआई ने अडेप्ट करा है एज कंपेयर्ड एज टू एमआरटीपी। ठीक है जी, यानी कि कंपटीशन एक्ट आ गया है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो बेसिकली इट इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002-2007। 2002-2007 का जो कंपटीशन एक्ट है उसके अनुसार ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है जी। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मैंने आपको बताया कि सीसीआई ने गूगल के ऊपर, इंडिया के बहुत सारे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर में, एयरलाइंस के ऊपर में, बहुत लोगों के ऊपर समय समय पे बहुत ज्यादा फाइन्स लेवी करे, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग फेयर कंपटीशन को होने से रोक रहे हैं। आपस में ये लोग किसी प्रकार से कोल्यूड कर रहे हैं। कोल्यूड मैं आपको बता चुका हूं, दो तरह के वर्ड होते हैं। एक होता है कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है भिड़ना, लेकिन कोल्यूड का मतलब होता है आपसी साठ गांठ, यानी कि आपस में सेटिंग कर लेना कि चलो भैया तुम ऐसे कर देना, मैं ऐसे कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और मिलजुल के चोर चोर मौसेरे भाई अपने खराब मंसूबों को अंजाम देते हैं। ठीक है जी। तो खैर, क्या ड्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव रखी सीसीआई, क्या ये देखते हैं। टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के ऊपर जिसका बुरा असर पड़े, कंपटीशन के ऊपर जिसका बुरा असर पड़े उसको रोकना है, और कोई भी ऐसा इनिशिएटिव, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि कंपटीशन का माहौल खराब हो रहा है, उसके खिलाफ सीसीआई एक्शन लेगा। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। देखिए, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना क्या होगा, ऑब्वियसली जनता का फायदा होगा। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ऑब्वियसली जनता का फायदा होगा। क्यों जी? क्योंकि जी जनता, जितने ज्यादा लोग सेलर्स आपस में कंपीट करेंगे, जितने सेलर्स आपस में कंपीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, सेलर्स के आपस में कंपीट करने की वजह से, बच्चों, सेलर्स के आपस में कंपीट करने की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता होता चला जाएगा। जैसा कि हमने देखा टेलीकॉम सेक्टर में किस तरीके से मैसिव कंपटीशन की वजह से, जो किसी जमाने में 14 रुपए 15 रुपए 1 मिनट के कॉल का लगा करता था, आज आपको 100 रुपए 150 रुपए पर मंथ के रिचार्ज में वो सारी सुविधाएं अनलिमिटेड मिल रही है। एंड दैट इज हैपेंड ओनली बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस फील्ड। ठीक है जी। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि कोई इस तरह के बैरियर्स ना क्रिएट कर दे कि बाकी कोई दूसरा व्यक्ति बेचारा ट्रेड ही ना कर पाए। तो इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब यही हुआ कि कोई डोमिनेंट पोजीशन वाला व्यक्ति दूसरों के आगे एक ऑब्स्ट्रक्शन ना पैदा करे और उनके बिजनेस को ना रोके। जैसा कि गूगल के ऊपर एक्शन लिया कि भाई गूगल जिस तरीके से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो दूसरे किसी भी सर्च इंजन को काम ही नहीं करने देगा। हर फोन में बाय डिफॉल्ट अगर गूगल का ही सब कुछ रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एंड्रॉयड की वजह से गूगल गेट्स दैट डोमिनेंट पोजीशन, क्योंकि आज iOS एप्पल यूज कर रहा है, उसके अलावा बाकी सारे जो मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉयड पे डिपेंड करते हैं। और एंड्रॉयड अगर हर जगह पे क्रोम या इस तरह के सारे सेटअप को अगर यूज करेगा,
तो शायद वो किसी और की एंट्री ना होने दे, उनको आने से रोके। इस तरह की बात के लिए सीसीआई ने गूगल के ऊपर भी एक्शन लिया था। ओपाइन ऑन कंपटीशन इश्यूज ऑन रेफरेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ओपाइन का मतलब होता है अपनी ओपिनियन देना। ओपाइन का मतलब होता है अपनी ओपिनियन देना, यानी कि जब भी कोई केस उन्हें रेफर करा जाता है, किसके द्वारा? किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक्ट को पास करके बनाई गई जो अथॉरिटीज होती हैं, उन्हें हम लोग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहते हैं। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट, और उस एक्ट के तहत जिसे बनाया जाता है वो बन जाता है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा जी, क्या कॉम्पोजिशन है इसकी? तो हमने देखा अशोक गुप्ता जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। ये सारे जो लोग होते हैं प्राइमरीली आईएएस करे हुए लोग होते हैं, और सीनियरिटी के साथ साथ उन्हें इस तरह की पोजीशंस प्राप्त होती हैं। ठीक है जी, तो ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, अशोक गुप्ता। डॉक्टर संगीता वर्मा एंड भगवत सिंह बिश्नोई आर द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। ऑब्वियसली एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़ा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संगीता और भगवत, ठीक है जी। संगीत यानी म्यूजिक, सिंग यानी कि गाना, तो सिंग भी था एक तरफ और एक तरफ संगीत भी था। ठीक है जी, संगीता वर्मा एंड भगवत सिंह बिश्नोई आर द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। सीसीआई न्यूज दिया हुआ है, बोला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ एट द इंडिया हैबिटाट सेंटर। इंडिया हैबिटाट सेंटर में इन्होंने अपना चौथा कॉन्फ्रेंस रखा। कभी हुआ जी ये? मार्च 1 तारीख 2019 को। मार्च 1 तारीख 2019 को ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वॉज द की नोट स्पीकर एट द कॉन्फ्रेंस। तो अब अगर अपने को सवाल पूछा जाता है कि भैया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम बताइए, तो आपको याद रखना होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है जी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम नाम अपने को याद रखना पड़ेगा, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है जी, तो सीसीआई की ये बातें आपको याद रखनी है। अशोक गुप्ता नाम जरूर से याद रखना है। फाइन्स की मैं आपको बात बता रहा था। सीसीआई imposed 840 करोड़ फाइन ऑन 126 कंपनीज इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, सेज अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है जी, तो बताया 16-17 में फेयर ट्रेड रेगुलेटर लेविड अ टोटल ऑफ 208.39 करोड़ का फाइन ऑन 18 कंपनीज इन 4 केसेस, while a fine totaling 295 crore was imposed on 31 companies in 9 cases in 17-18. The Minister of State for Finance and Corporation, कौन है Minister of State for Finance and Corporation? ये व्यक्ति जिसका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो काफी समय तक क्रिकेट में भी एक्टिव रह चुके हैं। ही वाज वंस सपोजिडली अ रणजी प्लेयर एज वेल, एंड देन इनके पिताजी जो थे वो अच्छी पहुंच रखते थे, तो ही बिकेम द स्टेट जो क्रिकेट बॉडी थी उसके हेड भी रहे। देन इवेंचुअली ही इज नाउ प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन बीजेपी, एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। अपनी आईसीएसआई की वेबसाइट की भी बहुत सारी फोटोज में आपको ये व्यक्ति दिखाई देगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। बिग ब्लो, सीसीआई फाइंड्स गूगल गिल्टी ऑफ अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन ऑन 3 काउंट्स, decision by 4-2 majority with 2 dissenting rulings. Tech giant has 60 days to pay the fine. Google has faced similar setbacks in EU and रशिया। तो इस तरह का एक्शन गूगल पे लिया गया कि भाई तुम कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से बाकी के जो प्लेयर्स हैं तुम उनकी एंट्री रोक रहे हो, यानी कि तुम अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो। आइए कंपेयर करते हैं इसको बच्चों। मैंने आप लोगों को इलॉन मस्क के बारे में बताया था, राइट? और मैंने आपको ये कहा था, नहीं शायद मैंने बताया नहीं अभी तक आपको ना, आगे मैं बताऊंगा आपको इलॉन मस्क के बारे में, और देखेंगे कि कैसे वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है लेकिन अपनी आईपीआर अपने पास नहीं रख रहा है, शेयर कर दे रहा है कि किसी को भी जिसको भी चाहिए वो मेरे डिजाइन को ले सकते हैं, मैं कोई पेटेंट वगैरह नहीं ले रहा हूं, और आप अगर चाहें
तो मेरे जो दिमाग की उपज है उसको यूज करें, बनाएं अपनी मर्जी से जो बनाना चाहते हैं वो। और दूसरी तरफ गूगल है, जितने पैसे कमाने के बावजूद भी देखो बेचारे दूसरे लोगों को आने नहीं दे रहा है। तो बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया, इनके ऊपर फाइन लगाया गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सीसीआई फाइन सीमेंट कंपनीज ₹6320 फॉर प्राइस फिक्सिंग। यानी क्या किया भाई, ये सीमेंट की कंपनियां आपस में मिली और कहा कि देख भाई, तू मुझसे कम्पीट करेगा, मैं तेरे से कम्पीट करूंगा, मैं 280 का प्राइस रखूंगा, तू 260 का प्राइस रखेगा, फिर मैं 250 का प्राइस रखूंगा। इससे अच्छा अपने सारे मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक जो सैक होगा या पैकेट होगा, हम में से कोई भी भैया 280 के नीचे बेचेगा ही नहीं। तो अब अगर तू भी नहीं बेच रहा, मैं भी नहीं बेच रहा, कोई भी नहीं बेच रहा, तो झक मार के कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, किसी से भी खरीदे उसे 280 रुपए ही देना पड़ेगा। तो इस तरह की बदमाशी ये लोग कर रहे थे, प्राइस फिक्सिंग कर रहे थे। इसी के लिए एक बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है, क्या होता है जरा जल्दी बता दो मुझे, क्या है वो बहुत ही खूबसूरत वर्ड जो इस स्पेसिफिकली इस प्राइस फिक्सिंग को एड्रेस करता है। सी से स्टार्ट होता है, चलो बताओ। बताओ। अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, इतना बड़ा वर्ड है। कार्टेलाइजेशन नाम है बच्चों उस वर्ड का। कार्टेल नाम आपने सुना होगा, कार्टेल। खासकर वो लोग जो कि नेटफ्लिक्स के शौकीन हैं और उन्होंने वहां पे देखा होगा नार्कोस। नार्कोस देखा है क्या आप लोगों ने? नार्कोस, प्लातो और प्लूमो। तो कार्टेल जो है वहां पे आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेगा। कार्टेलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। ये जो कार्टेलाइजेशन होता है, व्हाट इज अ कार्टेल? बेसिकली कार्टेल एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक अरेंजमेंट होता है जिसके तहत जो भी सेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो लोग आपस में मिलजुल के सप्लाई को मैनिपुलेट करते हैं ताकि प्राइस, सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि प्राइसेस को मैनिपुलेट करा जा सके, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल का नाम है ओपेक, जो कि जितनी भी ऑयल या फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उन सबका बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इन लोगों को जब लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्रैश हो रहा है या क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, ये जानबूझ के सप्लाई को रोक देते हैं। अब जैसे ही ये सप्लाई को रोकते हैं क्रूड की क्रूड की सप्लाई को ये जैसे ही रोकते हैं, तो होता क्या है बच्चों कि मार्केट में क्रूड अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि मार्केट में क्रूड अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। और बस इसी को कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन, इसी को कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। ठीक है जी, आगे चलूं। तो हमारा सीसीआई का बात यहां पे खत्म होता है। अब हम एक और नई बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। ठीक है जी। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को बच्चों भविष्य में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग आईबीसी पढ़ेंगे। यहां पे आईबीसी लिखा हुआ है, विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी यानी कि क्या है, जो कंपनियां रात को ताला बंद करके भाग जा रही हैं, कोई भी कभी भी कंपनी को वाइंड अप कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है, ये प्रोसेस सही नहीं। अगर आप इंसॉल्वेंसी भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए, उसके साथ ही कंपनीज को बंद किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कंपनी को वाइंड अप करने नहीं दिया जा रहा है, बंद नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, तो वहां पे भी फास्टर वाइंड अप के लिए भी आईबीसी काम आएगा। तो सेटअप इन 2016 ऑन 1 अक्टूबर अंडर आईबीसी एक्ट 2016। तो ये आईबीसी एक्ट जो है अभी सीएसईटी में ना सही, लेकिन जब आप लोग एग्जीक्यूटिव में आएंगे, प्रोफेशनल में आएंगे, तो आपको इस सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है बच्चों। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी यानी कि जब आपके
अपनी लाइबिलिटीज को रीपे करने में आप सक्षम नहीं रहते हैं, दिवालिया घोषित जब आपको करना होता है। यूनिक रेगुलेटर विच रेगुलेट्स अ प्रोफेशन एज वेल एज अ प्रोसेस। प्रोफेशन क्या हो गया भाई, जो ये बैंक्रप्सी का काम करवा रहे हैं, जो ये लिक्विडेशन का काम करवा रहे हैं, वो एक प्रोफेशन भी है अपने आप में, और कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस भी है, कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस भी है, यानी कि बैंक्रप्सी अपने आप में एक प्रोसेस है। इट इन्फोर्सेस रूल्स फॉर कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी, यानी इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट तक का सबका जो इस तरह का काम होता है उसको ये हैंडल करते हैं। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर्स, इन्होंने बोला था कि ये एक प्रोफेशन को भी रेगुलेट कर रहे हैं। किस प्रोफेशन को? प्रोफेशनल वैल्यूअर्स होते हैं अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। डेजिग्नेटेड मतलब इनको डेजिग्नेट कर दिया गया है, इनको घोषित कर दिया गया है कि यही वो अथॉरिटी है जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स को डेवलप करेगी। एमएस साहू इसके चेयरपर्सन है, मौजूदा चेयरपर्सन इसके कौन है? एमएस साहू। साहो नाम की एक मूवी आई थी, याद है क्या आप लोगों को? उस फिल्म को जिसने बनाया वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करके इस मूवी को बनाया गया था, और ऐसा उम्मीद करा जा रहा था कि भाई क्योंकि इस मूवी में प्रभास है, बाहुबली की सक्सेस के बाद प्रभास तो गर्दा उड़ा के बिकेगा, लेकिन हुआ कुछ और ही, और ये मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। साहो, कैसा था नाम, आई डोंट रिमेम्बर। बस तो तुम वही याद रखना, साहो ने जैसे लोगों को बैंकरप्ट किया, इसी वजह से चेयरपर्सन बना दिया गया है एमएस साहू को। एमएस साहू को चेयरपर्सन बना दिया गया है। नवरंग सैनी और डॉक्टर मुकुलिता विजय वर्गिया एंड सुधाकर शुक्ला और डब्ल्यूटीएम्स का मतलब हो गया ऑब्वियसली होल टाइम मेंबर्स। अब सवाल है कि सर क्या हमें ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे? मैं अगर कह भी दूं कि हाँ याद रखने पड़ेंगे, आप याद रख पाएंगे क्या? जवाब है शायद नहीं सर, तो रहने दो, सारे नाम याद नहीं रह सकते, कोई बात नहीं। मैं बार बार आपको एक बात बताता हूँ, याद करने का बहुत ज्यादा लोड लेके पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो अपने तरीके से पढ़ो, समझने के तरीके से पढ़ो, जानने के तरीके से पढ़ो, अपने आप जो काम की बातें होंगी वो याद रहने लग जाएंगी, ठीक है जी? एम एस साहू नाम याद रखना है, और उतना मुश्किल नहीं है। साहू फिल्म जिसने बनाई वो बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का हमने चेयरपर्सन बना दिया एम एस साहू को। IBBI and Vidhi Center for Legal Policy. IBBI and Vidhi Center for Legal Policy, Faculty of Law and Commercial Law, and Harris Manchester College at the University of Oxford. इन सब लोगों ने मिलके, IBBI भी था, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी था, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड कमर्शियल लॉ, यानी कि जैसे अपने यहाँ पे MS यूनिवर्सिटी में अलग अलग फैकल्टीज होती हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी का अलग फैकल्टी होता है, इस तरीके से मतलब स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम हो गया, ब्रांच हो गया। तो कौन सा? मैनचेस्टर कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज करा अ कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड IBC 2016 इम्पैक्ट ऑन द मार्केट एंड इकोनॉमी इन न्यू दिल्ली ऑन December 16, 2019। 16 दिसंबर को इन्होंने IBC के ऊपर एक सेमिनार किया। बस इतनी सी बात याद आपको रखनी है, कि सारे नाम याद नहीं रहेगा, चलेगा, ठीक है जी? 2019 दिसंबर 16 तारीख को ये वाला कॉन्फ्रेंस रखा गया। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड IBC 16 वाया IBC ऑर्डिनेंस 2019। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, जब किसी चीज को, किसी प्रपोजल को, किसी बात को लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है तो वो बिल नाम से आता है। तो जैसे GST भी आया होगा तो GST बिल के नाम से आया। अभी जो CA वगैरह, NPR, NRC वगैरह जो चल रहे थे वो सब भी एज अ बिल यानी कि प्रपोजल। फिर वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा में सुनवाई होती है, वोटिंग होती है, पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, वहां पे सुनवाई होती है, वोटिंग होती है, उसके बाद में इवेंचुअली वो जाता है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है जी? और जब प्रेसिडेंट उस चीज को रजामंदी दे देता है, अपना साइन कर देता है, तो वो चीज एक ऑर्डिनेंस बन जाती है, लॉ बन जाती है, एक्ट बन जाता है।
बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि सर जब किसी प्रपोजल को पार्लियामेंट में रखा जाता है तो उसको हम लोग बिल कहते हैं, जब पास हो जाता है तो वो ऑर्डिनेंस बन जाता है। बस इतनी सी बात है, पास हो जाता है तो वो ऑर्डिनेंस बन जाता है। मैं एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनॉग्रेटेड इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन एंड हेल्ड आईबीसी एज अ मेजर रिफॉर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन का इनॉग्रेशन किसने किया था? किसने भैया इसकी इनॉग्रेशन की? तो इसका आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू इसका नाम आ जाएगा। ठीक है जी। इंडिया स्टैंड्स एट द रेट 77 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ठीक है जी। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसमें बहुत पीछे आते थे। आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में भी देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने पिछले 4 सालों में 50 से ज्यादा रैंक्स का यहाँ पे सुधार किया है। 50 से ज्यादा रैंक्स को हमने इम्प्रूव कर लिया और 130 136 से घट के हम लोग 77 रैंक पे आ गए हैं। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ा इसके लिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने वहाँ पे रियल एस्टेट वगैरह की बात करी थी कि कैसे पहले इंडिया में प्रॉपर्टी अक्वायर करना वाज अ बिग इशू, लाइसेंसेस लेना वाज अ बिग इशू। लेकिन कैसे इन मौजूदा पिछले कुछ सालों में हमने वहाँ पे चेंजेस करे, जिसकी वजह से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है जी। तो ये हमारा आईबीबीआई की बात हमने पढ़ ली। क्या क्या याद रखना था आईबीबीआई के बारे में? सर आईबीबीआई के बारे में हमें याद रखना था कि 1 अक्टूबर 2016 अंडर आईबीसी एक्ट के तहत ये बनाया गया। एम एस साहू जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वैल्यूअर्स डेवलप करने के लिए। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वैल्यूअर्स डेवलप करने के लिए, इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट लोगों के लिक्विडेशन के लिए भी यही काम करती है। दिसंबर 16 2019 को इन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस करा और एम वेंकैया नायडू ने इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन का इनॉग्रेशन करा। चलिए, अब हम आ गए एक और बॉडी के बारे में, हमें बात बताई गई है, एक और बॉडी की चर्चा हमारे साथ करी गई है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये जो कि भविष्य में आपका बनेगा आल्मा माटेर। आल्मा माटेर का मतलब लिटरल मीनिंग होता है माई नरिशिंग मदर, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसको यूज किया जाता है वो एक ऐसे कॉलेज या स्कूल के बारे में बताने के लिए जहां आप पहले पढ़े थे। तो आपका जो एक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है जहां आपने अपनी पढ़ाई करी उसको आल्मा माटेर कहते हैं। तो जब आप लोग आने वाले 2 सालों में 3 सालों में सीएस बन जाएंगे तो आप कहेंगे कि आईसीएसआई हमारा आल्मा माटेर था। ठीक है जी, है मेरा मतलब है। चलिए, तो ये आईसीएसआई की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए निकाला है। और ये बंदा कौन है? पहचानिए जी, कौन है ये व्यक्ति? सर ये हैं रामनाथ कोविंद, नॉट गोविंद, कोविंद, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। जी सर, बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से ये वेबसाइट आप लोगों ने खोली होगी बच्चों, आई एम श्योर। चलिए, तो ये हमारे मौजूदा श्याम श्याम अग्रवाल जी है ना, ये बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज आपने देखी होगी। Institute of Company Secretaries of India is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. जैसे आपने वहां पे पढ़ा था कि वैल्यूअर्स के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हमने किसको रखा, हमने वहां पे पढ़ा कि आईबीबीआई को रखा। तो उसी तरीके से देखा जाए तो कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह को डेवलप करने का काम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करने की जिम्मेदारी किसको दे रखी है? आईसीएसआई को दे रखी है। इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करा गया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई। एक्ट था द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ICSI functions under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। अच्छा, किसके जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है इंस्टीट्यूट? एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। The institute provides top quality education to the students, blah 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 blah. At present there are more than 62,000 members, जिनमें से एक मैं हूं और एक भविष्य में आप बनेंगे, राइट? तो 62,000 मेंबर हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं इंडिया में, ठीक है ना? तो आप अगर इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, तो ऑफ कोर्स किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी इन सिक्योरिंग योरसेल्फ अ डिसेंट जॉब। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपने आप को कितना डेवलप करते हैं कि आपको 20, 25, 30 हजार की जॉब मिलेगी या 2 लाख 5 लाख की जॉब मिलेगी। ठीक है जी, आप खुद सोचिए, आपके घर में जो मेड आती है, अगर वो मेड एक दिन नहीं आती है तो आपकी मम्मी उसके पैसे काट लेती है। आप जब अपनी बिल्डिंग में नीचे उतरते हो और देखते हो कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शायद 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है या उसकी आंख लग गई है, तो गुस्सा हो जाते हैं लोग और कहते हैं फोकट के पैसे मिलते हैं क्या, तुम्हें सैलरी दी जाती है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। कल्पना कीजिए वो 7-8 हज़ार रुपए 10 हज़ार रुपए बेचारा सैलरी लेता है, जिसके लिए उसकी नींद खराब होती है, मच्छर काटते हैं, बारिश धूप में सब टाइम वो अपनी ड्यूटी वहां पे देता है, फिर भी आपको तकलीफ होती है अगर वो थोड़ी देर भी काम ना करे तो अगर कोई 2 हज़ार रुपए कमाने वाली मेड या कोई 10 हज़ार रुपए कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जो सैलरी ले रहा है उसके बदले में अपना आउटपुट दे, सैलरी के बदले में अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो आप भी अगर एक्सपेक्ट करते हो बच्चों कि कंपनी वाले आपको 50 हज़ार रुपए दें, 1 लाख रुपए दें, 2 लाख रुपए दें, 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दें, तो उसके बदले में आप उन्हें क्या दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपको खुद से पूछना है। आप देखिए, खुद से एक सवाल पूछिए कि आप अगर एक एम्प्लॉयर हैं तो खुद को हायर करेंगे, और किस लिए हायर करेंगे और किस सैलरी पे हायर करेंगे? जिस दिन आपको खुद अपने अंदर से कॉन्फिडेंटली ये जवाब आएगा कि हाँ मैं 5 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ, मेरा ये कंट्रीब्यूशन होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको स्वतः ही वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियोस पे या दुनिया भर के फेसबुक के फोरम्स पे ये पागलों वाले सवाल लिखना और इनके जवाब ढूंढना बंद कर दीजिए कि एक सीएस को क्या सैलरी मिलती है, एक सीए को क्या सैलरी मिलती है, क्योंकि इनका कोई सही जवाब आपको नहीं मिल सकता। मैं आपको ऐसे सीएस सीए के नाम भी बता सकता हूँ जो करोड़ों रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोगों के भी नाम बता सकता हूँ जिनको 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी अर्न करने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में मत फंसिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। ये जो समय आपके पास में है, इस समय का यूटिलाइज कीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंडिविजुअल बनाइए, और आप देखिए 2 लाख 5 लाख रुपए की जॉब पाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है जी, आगे चलता हूं। आईसीएसआई हैज इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, 4 रीजनल ऑफिसेज हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में, और 72 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। अब आप अगर इसको आईसीएसआई की स्टडी मैट में देखेंगे, अगर आप उस किताब को खोल के बैठे हैं साथ में पढ़ने के लिए, तो वहां पे ये संख्या 70 दी गई है, वहां पे ये संख्या 70 दी गई है, 70 चैप्टर्स बताए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आईसीएसआई ने खुद अपनी वेबसाइट में 72 चैप्टर्स मेंशन करा है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हमें 72 दिखाई देता है, 17 नहीं दिखाई देता है, तो हम 72 क्लिक कर देंगे। अदरवाइज किताब में 70 बताया हुआ है तो आप 70 ही टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ICSI has been contributing to the initiative of Government of India that have potential to excel the social, ये सब बकवास है, कोई काम की बात नहीं है। ओके, ये कहाँ से आ गए भाई साहब, आप जाइए, एक सेकंड, सॉरी, ये आशीष, ये श्याम अग्रवाल जी हैं, और ये हमारे आशीष गर्ग, आशीष गर्ग हैं। ठीक है, अरे यार, श्याम अग्रवाल जी नाम मुझे कुछ और ही याद रह गया है। रंजीत पांडे जी हैं ये, जो इससे पहले हेड थे, और ये आशीष गर्ग जी उनसे पहले जो थे, उनका नाम श्याम अग्रवाल जी था। सो सॉरी,
रेक्टिफाई करता हूं इसे। प्रेजेंट जो है आशीष गर्ग हैं, ठीक है। चलिए, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कॉर्पोरेट सीएस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉर्पोरेट सीएस हुआ जनवरी 4 से 5 2020। कहाँ पे हुआ जी? ये मुंबई में ललित में हुआ। पीसीएच, ये कुछ प्रोग्राम क्रेडिट आवर्स नाम की चीज होती है। जब आप एक सीएस बन जाते हैं तो आपको एक कैलेंडर ईयर में या 3 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में सर्टेन आवर्स अचीव करना पड़ता है। यू इट इज लाइक जो कहानी आपको बचपन में सुनाई जाती है कि भाई एक्स को शार्पन करते रहना चाहिए, ओनली देन यू वुड बी एबल टू कट द ट्रीज प्रॉपरली। तो वैसे ही जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, डॉक्टर्स हों, तो इन्हें अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, अपनी नॉलेज को हमेशा शार्पन करते रहना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट समय समय पे इस तरह के प्रोग्राम्स करता है, सेमिनार्स करता है, वेबिनार्स करता है। तो इनको आप अटेंड करते हैं तो आपको भी नई चीज़ें पता चलती है और आप अपने आप को ज़्यादा अपडेटेड रख पाते हैं। और इसके लिए आपको पीसीएच मिलते हैं, क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, और आपको अपना टोटल जो कोटा है क्रेडिट आवर्स का वो कंप्लीट करना पड़ता है। अदरवाइज आपको फिर मेमो आ सकता है कि भैया तुम्हारी मेंबरशिप खतरे में डाल देंगे अगर तुमने क्रेडिट आवर्स अवेल नहीं करे तो। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ऑनरेबल गवर्नर हैं, और ये रंजीत पांडे जी, अशोक दीक्षित, आशीष गर्ग और प्रवीण सोनी सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स हैं। जो कि जैसे गवर्नमेंट होती है वैसे आईसीएसआई का भी सेंट्रल काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, जिसमें लोग चुनाव लड़ते हैं, स्टूडेंट वोट से आगे आते हैं और उसके बाद में इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से ये ललित में ये वाला कॉन्फ्रेंस रखा गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। टू परस्यू हाइटेंड सेंस ऑफ self governance and strengthen the practicing side of the profession, CS UDIN was rolled out. Profession of CS, profession of company secretary, CS UDIN was rolled out. अब ये UDIN क्या है जी? ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। किस चीज का? डॉक्यूमेंट का। क्या है ये? सर ये डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप लोग जानते हैं सीएस बनने के बाद में आप ये सिग्नेचर करते हैं और नीचे अपना नंबर वगैरह लिखते हैं और इसी का आपको पेमेंट मिलता है, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, आप सर्टिफाई करते हैं किसी चीज को, सो यू आर रेम्यूनरेटेड फॉर दैट। बट द आइडिया इज कि ये जो सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है इसको एक तो सीरियसली लिया जाए, आप भी ऐसे ही किसी का भी कोई सर्टिफिकेट 2-5 हजार रुपए के लालच में सर्टिफाई ना करें। प्लस जो भी सर्टिफिकेशंस करे गए हैं उनका एक प्रॉपर रजिस्टर, एक रिकॉर्ड रहे। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट मतलब आईसीएसआई जो है अपने कोड में ऐसा कहती है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो मैक्सिमम 100 मान लीजिए डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर सकता है, तो अगर उसकी कोई सीरियल नंबर नहीं रहेगी, उसका कोई काउंटिंग नहीं रहेगा, उसका कोई यूनिक नंबर नहीं रहेगा, तो ट्रैक कैसे किया जाएगा कि किसी व्यक्ति ने 100 सर्टिफिकेट्स इश्यू करे या 200 सर्टिफिकेट इश्यू करे या 500 सर्टिफिकेट इश्यू करे। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया यूडीआईएन का। आईसीएआई भी एग्जैक्टली इसी तरह के फॉर्मेट लॉन्च कर चुका है और आईसीएसआई ने भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट में यूडिन बनाया है। ये जो यूडिन है, ये यूडिन बेसिकली एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इससे क्या होगा? ईज ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन सर्विसेज। प्रिवेंट काउंटरफीटिंग। काउंटरफीटिंग का मतलब होता है नकल करना, फॉर्जरी भी कहते हैं हम लोग उसे, फॉर्जरी करना। एंश्योर कंप्लायंस विथ सीलिंग ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस का अगर कोई सीलिंग है तो वो भी इंश्योर करा जा सकेगा अगर यूडिन रहेगा तो, क्योंकि इनका रिकॉर्ड रहेगा मेंटेन्ड सर्वर पे कि किस सीएस ने, किस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने कितने डॉक्यूमेंट्स इशू करे हैं। इनेबल स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स टू वेरीफाई द वेरासिटी
enable stakeholders and regulators to verify the veracity. veracity का मतलब होता है बच्चों truthfulness, सच्चाई कितनी है उस बात में, इस बात को चेक कर सकेंगे, सच्चाई कितनी है उस बात में, इस बात को चेक कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, टू परसू हाइटेंड सेंस ऑफ, ये तो सेम बात है। 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि भैया 18 डिजिट होता है कि 16 डिजिट होता है कि 12 डिजिट होता है कि 10 डिजिट होता है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये 18 डिजिट का कोड होता है। कितने डिजिट का कोड होता है? 18 डिजिट का कोड होता है बच्चों, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा डिजिट का मतलब क्या है, किस डिजिट में क्या बताया गया है। तो पहले दो डिजिट जो हैं वो ईयर बताते हैं, पहले दो डिजिट जो हैं वो ईयर बताते हैं, यानी 2019 के लिए 19, 2020 के लिए 20। नेक्स्ट 6 डिजिट जो है वो आपका मेंबरशिप नंबर बताते हैं। नेक्स्ट 6 डिजिट जो हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर जो मैंने लिखा है, नेक्स्ट 6 डिजिट जो है वो आपका मेंबरशिप नंबर बताते हैं। जैसे A31429, तो ये एक मेंबरशिप नंबर होता है। ये मेंबरशिप नंबर आपको अपना कोड करना पड़ेगा, आपको यानी किसको, जो भी प्रैक्टिसिंग CS था तो वो लिख देगा P31679, इस तरीके से कुछ भी वो अपना नंबर कोड करेगा। अच्छी बात है। इसके बाद में लास्ट 10 डिजिट्स जो हैं वो रैंडम अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं। रैंडम अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं जो सिस्टम अपने आप जनरेट करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिख दिया यहाँ पे रैंडम नंबर। रैंडम नंबर AN का मतलब हो गया अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है जी। तो अपने आप देखिए हमारा 18 डिजिट का ये कोड आ गया। पहले दो डिजिट में क्या है, ईयर है, फिर क्या है 6 डिजिट का मेंबर का नंबर है, उसके बाद 10 डिजिट का क्या है, रैंडम अल्फा न्यूमेरिक नंबर। बहुत बढ़िया। मैंडेटरी ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ई फॉर्म्स साइंड बाय CS विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019। जब भी कोई CS डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है तो 1/10/2019 के बाद उसको सब डॉक्यूमेंट में ये यूडिन जो है जनरेट करवाना पड़ेगा और कोट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है, आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है और याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं G7 समिट पे। इसके बाद हम आ जाते हैं G7 समिट पे। ठीक है जी। इन फ्लैग्स को जरा पहचान सकते हैं क्या आप, कौन कौन से फ्लैग्स हैं ये? हाँ जी, ये इजीली पहचान पा रहे होंगे। बताइए जरा, चैट खोल के जवाब दे पाएंगे? देते नहीं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं देंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ जी, आइए। ये फोटो पे काफी मीम्स बने थे, अगर आप मीम की दुनिया को फॉलो करते हैं तो इस पे काफी मीम्स बने थे, है ना जी। 45th G7 समिट 2019 कहाँ पे हुआ? ये फ्रांस में हुआ, बियारिट्ज में, 24 से 26 अगस्त 2019 को। थीम था कॉम्बैटिंग इन इक्वालिटी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जी, जो G7 समिट हुई 2019 में उसका थीम क्या था? तो आंसर है कॉम्बैटिंग इन इक्वालिटी। कॉम्बैटिंग इन इक्वालिटी। मेन फोकस क्या था? क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। मेन फोकस था क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज के, ज्यादा से ज्यादा प्रकार के, प्रजाति के प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ सरवाइव कर सके। होस्ट ऑब्वियसली फ्रांस में हुआ, तो होस्ट कौन होगा? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैकरॉन। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैकरॉन। 5 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फाइटिंग इन इक्वालिटी, इन पर्टिकुलर जेंडर इन इक्वालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, reducing environmental inequality, preserving biodiversity and the
ओशंस। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई जो है वो बहुत ज्यादा, अगर कार्बन फुटप्रिंट किसी का बहुत हाई है तो कहीं ना कहीं बच्चों वो इनइक्वालिटी हुई ना, कि किसी व्यक्ति की सजा किसी और को मिल रही है, तो वो अपना एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी हो गया। प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैं आपको बता चुका हूं, एंड दी ओशंस। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड, टैक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, पीस अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, पीस अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, और लास्ट में आया अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एआई। यानी कि काफी कुछ डिस्कस कर लिया G7 समिट में इन्होंने। एक जो इनका इनइक्वालिटी का थीम था, तो इनइक्वालिटी डिस्कस करा इन्होंने, ठीक है जी। इसके अलावा क्या डिस्कस करा, बायोडाइवर्सिटी की बात करी, फेयर ट्रेड की बात करी, टेररिज्म की बात करी, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी। ठीक है जी। तो फबती, FABTI, फैब TI, फबती। फबती हिंदी में एक वर्ड होता है, फप्तियां कसी, और फप्ती का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर सार्केस्टिक कमेंट पास ऑन करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उसको फप्ती कहते हैं। तो वही फप्ती आया अपना, जिसमें एफ से अपने पास में क्या हो गया, फेयर ट्रेड, ए से अपने पास में हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी से अपने पास बायोडाइवर्सिटी हो गया, टी से अपने पास में हो गया टेररिज्म के बारे में बात, और आई से हो गया इनइक्वालिटी के बारे में बात। ठीक है जी। G7 Biarritz partner country. France also invited non-member countries playing a key role in world politics. यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि मेंबर तो नहीं हैं G7 के, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। कौन है वो लोग? लो, चाचा जी पहुंच गए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, सेनेगल एंड रुवांडा. India attended G7 summit after 10 years. In 2005, Tony Blair had invited MMS. MMS का मतलब क्या है जी? मनमोहन सिंह, to attend it in Gleneagles, Scotland. अब ये थोड़ा विचित्र सा बात है, 2005 से 2019 अगर आप देखें तो 14 साल होता है, लेकिन ये बात भी किताब में लिखी, ये बात भी किताब में लिखी, तो किस प्रकार इन्होंने 10 इयर्स का लिया है, ये थोड़ा विचित्र है। ठीक है जी। टोनी ब्लेयर, जो कि किसी जमाने में यूके के हेड थे, टोनी ब्लेयर ने बुलाया था मनमोहन सिंह को स्कॉटलैंड में G7 को अटेंड करने के लिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हमने G7 की बात कर ली, G7 हमें समझ में आ गया। G7 ग्रुप ऑफ 7, जैसे ग्रुप ऑफ 20 था, हमने G20 शुरू में पढ़ लिया था, उसी तरीके से G7 है, जो और ज़्यादा एक्सक्लूसिव लोगों का एक ग्रुप है। पहचान पा रहे हैं कि नहीं आप इन लोगों को? पहचान लो यार, ये व्यक्ति को तो पहचानो, कनाडा, जस्टिन भाई, ये बेन जर्मनी के हो गए, इनको तो खैर सभी पहचानते हैं। ये फ्रांस हो गया, ये जापान हो गया, ये यूके खुद हो गया। ठीक है, चलिए, तो खैर ये सारी बातें हमने देखी। नो मनी फॉर टेरर 2020, टेररिज्म के खिलाफ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आज हर कंट्री के लिए एक न्यूसेंस बन चुका है, और इससे बचने के लिए हर कंट्री प्रयास कर रही है। तो आइए देखते हैं। ये क्या है? ये टेरर फंडिंग को रोकने की बात है। इनफैक्ट जब डीमोनेटाइजेशन के बारे में मैं अपन बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि भाई डीमोनेटाइजेशन करने से वो लोग टेरर फंडिंग को
रोक देंगे, जो कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसे मिल रहे हैं उसको वो रोक देंगे। इसलिए देखिए कौन से नोट दिखाए गए हैं, पुराना वाला 1000 रुपए का नोट दिखाया गया है, राइट। 2019 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, 2020 में इंडिया टू होस्ट एनएमएफटी। एनएमएफटी का मतलब क्या हो गया? नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। Countries need to meet the standards mandated by Financial Action Task Force and UN listings members also need to initiate discussion on counter financing of radicalization. Radicalization यानी कि जो कट्टरपंथी विचारधारा है, I'm so sorry, very sorry, कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने का प्रयास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी के मौजूदा परिवेश में अगर आप देखें, अभी कुछ समय पहले, 2 दिन पहले की बात है शायद, बैंगलोर में राइट्स हो गए, राइट, बिकॉज ऑफ अ सर्टन फैमिली मेंबर ऑफ अ पॉलिटिशियन जिन्होंने फेसबुक के ऊपर मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कोई कमेंट कर दिया, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स दैट इज अनवारंटेड एंड समथिंग दैट लाइक दैट शुड नॉट हैव बीन डन, बट देन इसके अगेंस्ट फिर there was a huge mob which wanted the custody of the said person, and they said that the police has no right to do justice to this man, and we want the custody of this guy and we will be punishing him. और पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ियों को जला दिया गया, and a lot of things happened. Now the thing is that such things do not happen on their own, right? Like, of course there are a lot of things which infuriate you, there are a lot of things which makes you unhappy, but let us compare that women are raped in India by the seconds. I mean, we've fallen to such low positions that I recently read that in the newspaper that Corona ward, there was a small girl, 13, 14-year-old girl who was in a Corona ward. She was suffering from Corona, and in the hospital she was raped by people who were also suffering from Corona. So you can understand that मतलब खत्म हो चुकी है मानवता। बट इस तरह के निर्मम कांड होते हैं तो भी हमारा इतना खून नहीं खौलता है कि हम जाके पुलिस स्टेशन जलाने लगें या जाके कोर्ट्स को जलाने लगे। बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, देन फेनेटिकल अगर हम हो जाते हैं, देन वी डोंट इवन क्वेश्चन एनीथिंग, ब्लाइंड हो जाते हैं और कोई भी एक्शन लेने से पहले कुछ सोचना समझना जरूरी नहीं समझते। And there are people who are trying to fan the fire. Fan the fire मतलब आग को हवा देना, आग को और बढ़ावा देना। And आपको ये समझने की जरूरत है that उनके political gains हैं, उनके personal gains हैं out of it. पर कोई भी दंगा जो होता है, कोई भी इस तरह की जो घटना होती है, उसमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं मरते हैं, उसमें कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स नहीं मरते हैं, उसमें आम आदमी मरते हैं, हमारे आपके जैसे आम लोग मरते हैं। और ये जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि जो भी ताकतें हैं, चाहे वो केसरिया है, चाहे वो हरी हैं, जो हमें लड़ाने का प्रयास कर रही हैं, और जो भी नेता हैं जो कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्हें कहो आप जो भी दंगा करना चाहते हैं, जो भी आप अपना एजेंडा है, आप उतरिए सड़कों पे, आप हथियार लेके उतरिए, आपके हाथ में तलवार रखिए। फिर वो चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या फिर वो चाहे ओवैसी जी हो, है ना, जी भी नहीं लगाना चाहूंगा मैं, ओवैसी हो, तो जो भी हैं उतरो भाई, अपनी अपनी तलवारें लेके लड़ो। लेट आप लोग, दिस इज योर आइडिया एनी विच वेज, पर से आइडिया तो आप ही का है कि इस तरीके से इसे सेटल किया जाए, तो लड़ो, लेट दी ऑडियंस बी द जज। ऑडियंस चिल मारेगी, अपना जज करेगी, हाँ कि भाई चलो ठीक है, तुम जीत गए, तुम हार गए, लेकिन हो रहा है उल्टा। ठीक है, तो जरूरत है इस रेडिकलाइजेशन को रोकने की, इस कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, एवरी गवर्नमेंट नाउ नीड्स टू टेक
cognizance of this, because if that is not happening, then it's going to be a very very difficult journey henceforth. ठीक है जी. Okay, now this is a terrorist who is nothing without the help coming from USA. It's like a coin slot. दुनिया में बच्चों जितनी कंट्रीज हैं ना, यूएसए से ज्यादा बदमाश कंट्री कोई नहीं होगी. आगे कभी भविष्य में अपने इस बारे में और बात करेंगे कि कैसे यूएसए का एकमात्र टारगेट ही है अशांति, क्योंकि अगर शांति आ जाती है तो इनके हथियार बिकेंगे कैसे? Who is going to buy their weapons? Who is going to buy their surveillance systems and anti-missile radars? And मिसाइलें होंगी तो रडारें बिकेंगी, और रडार होंगी तो उन रडारों को भेद के निकल जाए ऐसी मिसाइलें बनेगी, फिर उन मिसाइलों को पकड़ने के लिए और रडारें बनेंगी, और इस तरीके से घटनाक्रम चलता रहेगा. और तुमने 2 खरीदी तो तुम्हारा दुश्मन 4 खरीदेगा, उसने 4 खरीदी तो तुम 5 खरीदोगे, एंड इवेंचुअली यूएस इज द वन हु गोज ऑल द वे लाफिंग टू द बैंक. ठीक है ना जी? क्योंकि आप अगर इवन इफ यू गो बैक टू ओसामा बिन लादेन, ठीक है जी, ओसामा बिन लादेन को यूएस ने बहुत मेहनत करी, पकड़ा, उसको मारा, वगैरह वगैरह वगैरह. बट इतने सालों तक ओसामा बिन लादेन जिन बंकर्स में छुपे बैठता था, चाहे वो अफगानिस्तान के बंकर्स हों, वो सारे बंकर्स जो थे वो भी खुद यूएस के बनाए हुए थे. वो सारे बंकर्स यूएस ने खुद हेल्प करके बनवाए थे. व्हेन दे वांटेड टू दे वर इन अ कोल्ड वॉर विद रशिया, तब अफगानिस्तान में रशिया का बहुत बड़ा प्रेजेंस था, एंड तब रशिया को इनडायरेक्टली हराने के लिए यूएस पाकिस्तान की मदद लेता था, और यूएस पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में जितने भी वॉरियर्स थे, जो रिलीजियस वॉरियर्स थे, जो रशियंस को हटाना चाहते थे, उनको सपोर्ट करता था, उनको हथियार देता था, उनको सब कुछ प्रोवाइड करता था. तो बेसिकली जॉर्ज बुश वाज द प्रेसिडेंट व्हेन 9/11 हैपेंड, और जॉर्ज बुश सीनियर यानी कि जॉर्ज बुश के पिताजी वो प्रेसिडेंट थे जब ये सारी बंकर्स बनाए जा रहे थे. ठीक है जी? तो इवेंचुअली यूएस का ही किया धरा है मैक्सिमम जो कार्यक्रम चलता है, आइदर यूएस और सऊदी अरबिया. सऊदी अरबिया अगेन इज अ वेरी बिग फंडर ऑफ सुन्नी मिलिटेंट्स. विकीलीक्स, जूलियन असांज का आपको नाम पता ही होगा, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे करे, चाहे वो हिलरी क्लिंटन को लेके हों, चाहे वो और भी बहुत सारे एफबीआई के एफबीआई के या सीआईए के बहुत सारे खुलासे उन्होंने करे. US Secretary of State Hillary Clinton warned last year in a leaked classified memo that donors in Saudi Arabia were the most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide. She said it was an ongoing challenge to persuade Saudi officials to treat such activity as a strategic priority. The groups funded include Al-Qaeda, Taliban, Lashkar-e-Taiba, etc., etc., etc. और ये सारा विकीलीक्स के थ्रू लीक हुआ है. Saudi Arabia and these two countries, if you look at them, either US और सऊदी अरबिया, दोनों अपनी कंट्रीज को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं. वहाँ राइट्स नहीं होते, वहाँ कोई बवाल नहीं होता, वहाँ जल्दी से कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं होता. इनफैक्ट 9/11 के बाद में अगर अपने देखें तो कोई मेजर टेररिस्ट अटैक यूएस में नहीं हुआ है. ऑफ कोर्स उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, एंड इंफॉर्मेशन विंग उनका बहुत अच्छा है, but then moreover it's because they are the ones who are the mastermind for a lot of things that is happening all around the world. सऊदी की अगर अपने बात करें, सबसे ज्यादा रेडिकल हैं ये लोग, बहुत ज्यादा फेनेटिकल हैं, बट इनके यहाँ पे कोई बवाल नहीं होता, राइट? सारा बवाल जो है वो दूसरी जगहों पे होता है, और बहुत ज्यादा टेरर फंडिंग में ये लोग मदद करते हैं, जिसको कि रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बिकॉज वो अपने आप में अब एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन चुका है. टेररिज्म हैज बिकम अ फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री विद इट्स ओन कोचिंग क्लास सेटअप. जैसे हमारा आपका सेटअप है, वैसे ही इनका भी अपना ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, इनके अपने सेटअप हैं,
इनकी अपनी हायरिंग होती है, इनकी अपनी पोजीशंस निकलती हैं। तो उस सारी फंडिंग को अगर रोक दिया जाता है ना, जैसे कहा जाता है मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, तो जहां वो मनी का फ्लो आना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल नो लॉन्गर बी लुक्रेटिव, इट विल नो लॉन्गर बी लुक्रेटिव फॉर एनीबडी टू टेक अप टेररिज्म। ठीक है जी। तो एक एगमंट ग्रुप है बच्चों, एगमंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, लगभग 100 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये लोग मिले और इन्होंने डिसाइड करा एगमंट एरनबर्ग पैलेस ब्रुसेल्स में, ये एगमंट एरनबर्ग पैलेस का ही रूम है। तो यहाँ ये लोग मिले एगमंट एरनबर्ग पैलेस ब्रुसेल्स में, 100 कंट्री के लोग मिले और इन्होंने डिसाइड करा कि कैसे हम इस चीज के ऊपर रोक लगाएं, कैसे हम इस चीज को कंट्रोल करें, टेररिस्ट फंडिंग को। ठीक है जी। 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के ऊपर में। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैं। मेघालय की गवर्नमेंट ने नैस्कॉम के साथ मिलकर ये काम किया है। ठीक है जी। डिजिटल इंडिया कहाँ हुआ, ये शिलोंग में हुआ था। ठीक है जी। ये DARPG, MEITY, SGOM, ये क्या है? SGOM का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, MEITY का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड DRPG का मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये सारे नाम हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। डिजिटल इंडिया को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ई गवर्नेंस पे। गवर्नेंस आपके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका एरिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एरिया जहाँ पे कि एक CS फ्लरिश करता है। बट यहाँ पे जो ई गवर्नेंस की बात करी गई है, दिस इज मोर अबाउट कि कैसे गवर्नमेंट अपना काम ऑनलाइन कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम ऑनलाइन या IT की मदद से सिंप्लीफाई कर सकती है। इस बारे में ये सारी चर्चा हुई है और ये सब हुआ शिलोंग में, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की देख रेख में, जिसमें कि एक शिलोंग डिक्लेरेशन निकाला गया, इम्प्रूव सिटीजन एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट सर्विसेज बाय प्रमोटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड ये क्या हो गया है? इसको एक बार रखिए। इम्प्रूव टेलीकम्युनिकेशंस इन नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे अगर मोबाइल टावर्स अच्छे नहीं हैं, इंटरनेट वगैरह की सुविधा अगर अच्छी नहीं है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। एनहांस इलेक्ट्रॉनिक्स sector skill council in northeast and explore possibility of opening a skill center in शिलोंग, शिलोंग में एक स्किल सेंटर बनाने का प्रयास किया जाए। रिड्यूस पेपर यूज एंड मूव टू ई ऑफिस, तो पेपर का यूजेज जो है उसे कम किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन चला जाए सब चीज़ें। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही रही हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो बैंक के स्टेटमेंट्स हो। फिर है न्यू जेन मोबिलिटी समिट। न्यू जेन मोबिलिटी समिट नवंबर 27 से 29 2019 को हुआ। किसने कौन वहां पे आए? नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड, तो नितिन गडकरी जी का ऐसा मानना था कि भाई इंडिया के पास में टैलेंट पूल है, एजुकेटेड लोग हैं, स्किल सेट है, जिससे कि हम लोग ऑटोमोबाइल में एक बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ऐसा उनका मानना था और ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट न्यू जेन मोबिलिटी समिट में दिया। फिर है नेशनल यूथ समिट। नेशनल यूथ समिट डेट्स थी September 7, 2019 वेन्यू न्यू दिल्ली, इनॉग्रेटेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये रहे रामनाथ कोविंद जी। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? यूथ अवेकनिंग मिशन, पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है जी। ये पावन होगा, पावन का मतलब होता है प्योर, साफ सुथरा। The president gave a message that the 800 million youth of India has the potential to change the face of India। ये सारी चीज़ों को भी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ। ठीक है जी। मैक्स टू मैक्स इतना याद रख लिया, नेशनल यूथ समिट कहाँ पे हुआ?
दिल्ली में। अब दिल्ली में आएगा तो कौन आएगा? दिल्ली में जो सबसे सीनियर आदमी था, प्रेसिडेंट, वो आ गया। ठीक है जी, इतनी सी चीज आप याद रख लीजिएगा। नेशनल यूथ समिट कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। कौन आ गया उसमें से? दिल्ली में जो सबसे सीनियर आदमी था, प्रेसिडेंट, वो आ गया। ठीक है, बस इतना सा याद रख लीजिएगा। फिर क्या है जी? फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक्स। फोरेंसिक वर्ड आप लोगों ने सुना है क्या बच्चों? फोरेंसिक वर्ड सुना है? क्या होता है? साइबर क्राइम तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। साइबर क्राइम का नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई जो हैं वो साइबर क्राइम की चपेट में आ गए, और किसी ने उनके क्रेडिट कार्ड से और करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके मोबी क्विक में अपने वॉलेट में ऐड करवा लिया। वी आर ट्राइंग टू फाइट इट। वी आर कनेक्टेड विथ लाल बाजार साइबर क्राइम यूनिट एज वेल एज हावड़ा साइबर क्राइम यूनिट, और प्रयासरत हैं। देखो क्या होता है। एटलीस्ट वन गुड थिंग वाज दैट वन ऑफ माय फ्रेंड वर्क्स फॉर फ्लिपकार्ट। तो जो भी उस बंदे ने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा था क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को यूज करके, वी वर एबल टू स्टॉप दैट परचेज, और वो पैसा कम से कम वापस आ गया। बट देन स्टिल देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज गॉन इनटू मोबीक्विक। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि वो पैसा आ जाए। तो साइबर क्राइम का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। व्हाट इज फोरेंसिक्स? फोरेंसिक्स क्या है? तो देखो, जो मेरी तरह टीवी देखने के शौकीन हैं, उन्होंने जरूर सीआईडी देखा होगा, जिसमें कि दया कुछ तो गड़बड़े आता है, एसीपी प्रद्युमन, और उनका एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त है जिसका नाम है सालुंखे, जो कि फोरेंसिक का काम करता है। तो आखिर फोरेंसिक का मतलब क्या है? सर फोरेंसिक का देखिए, मैं आपके लिए डिक्शनरी मीनिंग लेके आया हूं। साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। यानी कि जब आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो वो बन जाता है फोरेंसिक। यानी फोरेंसिक इज बेसिकली द साइंस ऑफ criminal investigation. Forensic science, also known as criminalastics is the application of science to criminal and civil laws, mainly on the criminal side, during criminal investigation as governed by the legal standards of admissible evidence. अब आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक बात शब्दों में बताऊं तो, जो अभी मान लीजिए एसएसआर की बात चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत की, तब उसमें ये फोरेंसिक्स अगर सही समय पे डिप्लॉय करे जाते, एक्चुअली जो पहला काम जब पुलिस इस तरह के घटना स्थल पे आती है, तो वो होता है फोरेंसिक्स वालों को बुलाना, जो कि वहां पे आके फिंगरप्रिंट्स लें, किसी तरह का कोई स्ट्रेन्स अगर मिल रहा है तो उसको पिकअप करें। उसके बाद में बॉडी का चाहे पोस्टमार्टम करवाना है, या और भी उसके ऊपर में किसी तरह का जांच करवाना है, जो कपड़ा, जिस रस्सी या दुपट्टा जिससे वो झूलते हुए मिले, उसकी जांच करवाई जाए। और ये सारी चीजें फोरेंसिक्स में आती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये ही बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन हुआ था इन द केस ऑफ आरुषि आरुषि तलवार। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट नेम। जब द तलवार द तलवार फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, उनकी बेटी थी जिनका उसी के घर में हत्या हो गया, उसके बाद में उसका नौकर की भी डेड बॉडी मिली, और न जाने कितने समय तक ये केस चलता रहा। पुलिस कभी भी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जवाब नहीं निकाल पाई। इवेंचुअली केस बहुत समय बाद सीबीआई को दिया गया, और सीबीआई ने फिर सरकमस्टेंशियल एविडेंस के तहत, सरकमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब कि ऐसे तो कोई एविडेंस है नहीं हमारे पास में, बट जो सारा घटनाक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसके मॉम डैड के अलावा और कोई व्यक्ति शायद इन्वॉल्व नहीं हो सकता था मर्डर में, इसलिए उनको दोषी पाया। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या था कि बाय द टाइम सीबीआई आया, तब तक तो उस घर में हजारों लोगों का आना जाना हो चुका था, हजारों बारिशें जा चुकी थी। तो कोई भी जो फिंगरप्रिंट मिल सकता था, या ब्लड सैंपल मिल सकता था, या स्वॉब मिल सकते थे किसी और चीज के, वो सब कुछ बहुत लेट हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ एसएसआर के केस में, सुशांत सिंह के केस में भी ये बात कही जा रही है कि भाई अभी भी उस घर को लॉक नहीं किया गया है, उस पर एक्सेस है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है। सो इट्स बिकम सो इजी फॉर एनीबडी टू गो एंड ट्राई एंड हाइड वॉट एवर एविडेंसेज दैट कुड हैव बीन पुल्ड अप और मेड अवेलेबल। ठीक है जी।
तो ये हमारा फोरेंसिक्स है। डिटेल्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस में मैंने सालुंखे की फोटो डाली थी यार, मैंने कहाँ चली गई मेरे सालुंखे भाई की फोटो? यहाँ पे थी सालुंखे की फोटो। डेट 4 से 5 सितंबर 2019। वेन्यू कहाँ पे? सीबीआई हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। डिस्कशंस यहाँ पे मोबाइल डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। आज की डेट में देखो, अगर तुम लोग क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया वगैरह भी कभी 1-2 एपिसोड, 5 एपिसोड, 10 एपिसोड तुमने देखे होंगे, तो उसमें ज़रूर देखना मैक्सिमम आधे घंटे का अगर एपिसोड है 27 मिनट तक तामझाम चलता रहेगा। 29th मिनट में जो हवलदार है गणपत, वो इंस्पेक्टर कदम के पास में फोन रिकॉर्ड्स लेके आएगा, साहेब फोन रिकॉर्ड्स इकड़े आए, और बस इंस्पेक्टर कदम वो फोन रिकॉर्ड्स को देख के क्रिमिनल को पकड़ लेगा। यानी कि आज की डेट में मोबाइल और डिजिटल जो फॉरेंसिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेल एक बहुत बड़ा ट्रेल मोबाइल अपने साथ हर जगह छोड़ता है कि कहाँ पे उसका सिग्नल था लास्ट, कहाँ पे लास्ट बात हुई थी, कहाँ मैसेज गया है, क्या हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरह की चीज़ों को पकड़ पाना, एविडेंस फ्रॉम अब्रॉड और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो इतनी सी चीज़ें थी। इसके बाद में हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे जाएंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ सामने जब आऊँगा तो ऐसा कुछ लेके आऊँगा। तब तक जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपनी किताब उठाएं, आईसीएसआई की किताब उठाएं, और अब जब अपने ने ये चीज़ें पढ़ ली है उस किताब को उठाएं, उसमें जो बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई उनको अंडरलाइन करें। और इसके अलावा ये अटेंड करने के बाद किताब को देख के अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम टू गेट इन टच विद मी, कॉन्टैक्ट मी। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Bye bye.